बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। आज दुनिया की नज़रें चीन पर हैं। वजह यह है कि चीनी सदर की अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हो रही है और चाइना में ये मुलाकात हो रही है। मुलाकात से जब आम चीज़ें निकलेंगी तो नेक्स्ट वीलॉग में आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट वहाँ पर हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक तो ये है कि अमरीकी उम्मीद कर रहे हैं कि चीन अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा ईरान पर, ताकि ईरान को एक डील के लिए कायल किया जा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए और वो एक ऐसी डील चाहते हैं जिसमें न्यूक्लियर के मामलात में ईरान बहुत सारे कदम पीछे चला जाए और आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये फेस सेविंग पाकिस्तान तो फ़िलहाल नहीं लेकर दे पाया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सालसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई सख्त बात कर नहीं सकता, और डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जो मांगते हैं वो मैदान जंग में नहीं ले पाए, जो वो टेबल पे मांग रहे हैं, तो वो एक मैक्सिमस पोजीशन पे है। हाँ, चाइना का ये मामला है कि चाइना ईरान के तेल का ख़रीदार है और वो पाबंदियों की परवाह नहीं करता, तो ईरान की इकॉनमी कहीं ना कहीं चाइना के साथ जुड़ी है और चाइना ने बहुत पैसा ईरान में लगाया भी है। जैसा कि चाबहार बंदरगाह है, वहाँ पे पैसा लगाया। जो पाकिस्तान से सी पैक गुजरा है, एक्चुअली ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और इस सिलसिले में चाइना ने जहाँ पे बहुत सारे ममालिक में पैसा लगाया, वहाँ पे चाइना ने अपना पैसा ईरान में भी लगाया। लिहाजा उनके स्टेक्स हैं और चाइना ईरान को वो बातें मनवा सकता है जो बातें अमेरिका या पाकिस्तान नहीं मनवा सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ईरान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, और मुझे नहीं लगता कि चाइना उन चीज़ों के लिए ज़्यादा दबाव डालेगा। बहरहाल एक खबर आई है और उसमें दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले ही, यानी जो प्रेसिडेंट शी की मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप से, उस मुलाकात से पहले ही इस बात पर दोनों मुल्कों का इत्तफाक हो गया है कि आबनाए हुर्मुज़ में से किसी भी मुल्क को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो टोल टैक्स वसूल करे। अब ये दावा किया जा रहा है अमेरिकी मीडिया में, और ये दावा किया जा रहा है इस हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात से पहले वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है, जिसमें मार्को रूबियो अमेरिका की तरफ से थे और वांग यी चाइना की तरफ से थे। तो ये बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है और इसकी एक बड़ी खबर ये बताई जा रही है। बहरहाल ये तो जब डेवलपमेंट्स होंगी, अगली खबरें आएंगी, तभी पता चलेगा कि क्या होता है। अब अमेरिका और चीन में जो असल जंग है वो तिजारत की जंग है, वो वसाइल की जंग है कि कौन कितने ज़्यादा वसाइल पे कंट्रोल करता है। मुस्तकबिल में जो माशी नुक्ता नज़र से चैम्पियन होगा या सुपर पावर होगा वो कौन होगा, और दिफाई नुक्ता नज़र से किस किस के इत्तेहाद कहाँ पे बनने जा रहे हैं, और दुनिया में किसका असर रसूख कितना रहता है, कौन कितना मुनाफा कमाता है और कौन कितना अच्छा सौदा करता है। लेकिन चाइना को ना एक बात का बड़ा फ़ायदा है, ये चाइना ने भी किया, जापान ने भी किया और कई और ममालिक भी करते हैं। पाकिस्तान इससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है। इंडिया इस चीज़ से फ़ायदा उठाते उठाते दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन चुका है, बल्कि इंडिया अब जापान को भी पीछे छोड़ रहा है। इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी कैसे बना? देखिए, इसमें एक रीज़न है कि वहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है। पाकिस्तान में भी लेबर बहुत सस्ती है, तो जहाँ पे आपको सस्ती लेबर मिल जाए वहाँ पे आप प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया को आप माल दे सकते हैं। आपको सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमारी बिजली महंगी है, इंडिया में बिजली उतनी महंगी नहीं है। अच्छा, चाइना में ये तीनों फैक्टर बड़े ज़बरदस्त हैं। एक तो चाइना की जो तजारती पॉलिसी है वो बड़ी शानदार है, अमीर मुल्क है। दूसरा, वहाँ पे लेबर सस्ती है, और तीसरा, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, यानी बिजली वाफर मिलती है और सस्ती मिलती है। तो चीन के अंदर जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो पैदावारी लागत है चीज़ें बनाने की, वो कम है, तो वो कम पैसों में चीज़ें बनाता है, तो अमेरिका और यूरोप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया के बहुत सारे और ममालिक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका एक इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाकर जब भेजता है यूरोप में, तो चीन उतने ही पैसों में 2 गाड़ियाँ भी भेज सकता है, क्योंकि चाइना की बहुत बल्क में प्रोडक्शन होती है, लेबर सस्ती है, कॉस्ट उनको कम पड़ती है, और चाइना नई टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर रहा है। लिहाजा चाइना को इस बात की एक बढ़ोतरी है, एक फ़ायदा है उसको कि उसके पास से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। अब उसको रोकना कैसे है? वो टैरिफ के ज़रिए से रोकते हैं अमेरिकन्स, या टैक्सेस लगाए जाते हैं, या कोशिश की जाती है कि तजारती खसारे को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि चीन ज़्यादा चीज़ें बनाकर दुनिया को भेजता है और कम चीज़ें दुनिया से लेता है। चीन दुनिया से रॉ मटेरियल उठाता है और उसको ज़बरदस्त प्रोडक्ट में तब्दील करके कई गुना उसकी वैल्यू एडिशन करके वो चीज़ें दुनिया को भेजता है। तो बहरहाल ये तो मामलात हैं, मैं इनके ऊपर डिस्कशन फ्यूचर में भी हम करते रहेंगे, बड़ी डिटेल में चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जो ईरान का दबाव है वो काफ़ी हद तक अब काम कर रहा है।
एक तरफ यूरोपीय ममालिक पे और दुनिया के दीगर कई ममालिक पे इस बात का दबाव आया कि आबना हुर्मुज़ की बंदिश की वजह से उन ममालिक की इकॉनमीज़ पे असर पड़ा है और अमेरिका भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इत्तेहादियों को कायल कर रहा है। जो लेटेस्ट एक खबर आई है कि इटली और बरतानिया को कुछ हद तक अमेरिका ने कायल किया है, वो अपने बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ की जानिब भेज रहे हैं, लेकिन किसी भी मुल्क ने अभी तक ईरान के साथ जंग लड़ने की हामी नहीं भरी। किसी मुल्क ने ये नहीं कहा कि वो ईरान के साथ जंग लड़ सकता है या ईरान के साथ जंग लड़ेगा। ईरान जंग के दौरान एक बहुत बड़ा दावा सामने आया और ये दावा नेतन्याहू के ऑफिस की जानिब से सामने आया। नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, उसके दफ्तर की जानिब से एक बयान सामने आता है कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान यूएई का सफ़र किया था और वहाँ पे यूएई के हाकिम से उनकी मुलाकात भी हुई थी। यूएई ने इसकी तस्दीक नहीं की बल्कि इसकी तरदीद कर दी है, जबकि इस्राएली मीडिया और अमेरिकन मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि यूएई में नेतन्याहू ने दौरा किया और ये 26 या 27 तारीख का दौरा है और बाकायदा इसके अंदर जो फ़िज़ाई सफ़र है उसकी तफसीलात भी बताई जा रही हैं कि नेतन्याहू पहुंचा यूएई में और उसने जंग के दौरान यूएई का दौरा किया और वहाँ हुकाम से मुलाकातें की। इसके ऊपर ना ईरान का एक स्टेटमेंट आया। ईरान का ये कहना है कि हम तो पहले ये चीज़ें जानते थे और हम पहले से ये बातें कह रहे थे। अब इराक़ची इस पर क्या कह रहे हैं ज़रा आप ये देखिए। BBC ने इसको छापा, उन्होंने कहा जी अजीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ और इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है, ये अब्बास इराक़ची ने कहा है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे के हवाले से जो खबर है उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नेतन्याहू ने अब खुलकर इस बात का इंकशाफ कर दिया है जिससे ईरान के सिक्योरिटी इदारे काफ़ी अरसा पहले ही क़यादत को आगाह कर चुके थे। इराक़ची ने सख्त लहजे में अपने स्टेटमेंट में कहा कि अजीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है और इस रास्ते में इसराइल के साथ ताउन और गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। उनके अपने बयान में मज़ीद कहना था कि जो अनासर इसराइल के साथ मिलकर तफरका फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा और मुत्तहदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक के लिए एक वाज़ेह पैगाम समझा जा रहा है उनका ये स्टेटमेंट। बहरहाल यूएई ने कहा जी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं हुई और कोई दौरा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अब इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने ये बात कर दी है और साथ साथ इसकी तस्दीक जो है वो अब ईरान भी कर रहा है कि हमें भी इस बात का पता था, तो यूएई की एक तरदीद है। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। बहरहाल यूएई ने एक और काम किया है, ये ज़रा तस्वीर आप देखें। यूएई ने ये जंगले लगा दिए हैं अपनी ऑयल तनसीबात के आसपास, जो उनकी कीमती जगह है जहाँ पे अटैक हो सकता है ड्रोन का। तो ईरानी ड्रोन से बचने के लिए या छोटे ड्रोन्स के हमलों से बचने के लिए यूएई ने क्या किया कि वो ये जंगले लगा रहा है, जैसे बारबेक्यू वाले जंगले नहीं होते, ये इस किस्म के जंगले लगा रहा है, जालियाँ लगा रहा है अपनी तनसीबात के इर्द गिर्द। अगर कोई छोटा मोटा ड्रोन आए या कोई ड्रोन आकर अटैक करता है तो वो डायरेक्टली आकर तनसीबात के ऊपर गिरने के वो इन जालियों के साथ आकर टकराए और यहाँ पे जब धमाका हो जाएगा तो फिर कम नुकसान होगा उन तनसीबात का जिनके इर्द गिर्द ये जालियाँ लगाई जा रही हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।